नमस्कार, आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों बदलते वातावरण पर, सामाजिक परिदृश्य पर और दोस्तों जो वर्तमान में घटनाक्रम घटित हो रहे हैं पूरे राजस्थान सहित देश में, दोस्तों उसके ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे, बादरा आसपास समाचारों के अपडेट के बारे में बताएंगे, रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट भी आपको संक्षिप्त में जरूर बताएंगे। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं 8 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है। दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का आज जन्मदिवस है। उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। और दोस्तों अशोक महान का आपने बहुत ज़्यादा उल्लेख इतिहास नहीं पढ़ा होगा, बहुत संक्षिप्त में इतिहास की पुस्तकों में अशोक महान जैसे सम्राट का, राजा का दोस्तों विवरण दिया हुआ है। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विचारधाराओं के लोगों द्वारा दोस्तों देश का जो इतिहास है वो लिख दिया गया। और अब दोस्तों ये इतिहास धीरे धीरे सामने आ रहा है विचारधाराओं के, दूसरी विचारधाराओं के पल्लवित होने के साथ साथ ही। और देश में दोस्तों एक अलग तरह का माहौल है। हम आपको आज उस माहौल को लेकर ही उसकी विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। अशोक महान के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा था, चक्रवर्ती सम्राट है, पाटलिपुत्र में जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों, उसमें उनका जन्म हुआ था। और सभी महाद्वीपों में दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। और उनके दादा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक मौर्य के दादा हैं। और दोस्तों वो भी महान थे, अपने समय के महान राजा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों उन्होंने बांग्लादेश से लेके पश्चिमी अफगानिस्तान और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों कितने महान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी नीतियाँ, उनके जो तौर तरीके थे, उनका जो शासन शैली थी वो बहुत श्रेष्ठ शासन शैली उनकी मानी जाती है। दोस्तों उसी लिए अशोक को अशोक महान के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के आज ही के दिन उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। 1857 में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने वाले मंगल पांडे को दोस्तों आज ही के दिन 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज ही के दिन कोलकाता में निधन हुआ था। और इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा दोस्तों आज़ादी के दीवाने थे दोनों ही। और दिल्ली की असेंबली में आज ही के दिन उन्होंने बम फेंका था। तो नवरात्रा की दोस्तों आज सप्तमी तिथि है और कल अष्टमी तिथि होगी, नवरात्रा का समापन होगा। तो नवरात्रा की धूम पूरे देश में जारी है। और नवरात्रा के व्रत को रखने की परंपरा विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना, माँ दुर्गे अम्बे की पूजा अर्चना जो आज जो सप्तमी है दोस्तों, उसको काल रात्रि के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी पूजा का एक अलग से विधान भी दिया हुआ है। दोस्तों कल 9 अप्रैल को बादरा में रामनवमी के उपलक्ष्य में भी एक हिंदू रैली का आयोजन किया जा रहा है। और कल 9 अप्रैल को ही दोस्तों शिव वाटिका में शिव प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों गणेशी लाल जो राज्यपाल है, महामहिम है उड़ीसा के, वो बादरा का दौरे पर आ रहे हैं। और दोस्तों उनके कई कार्यक्रम भी है, जिसमें से मैं आपको बताऊं तो 10:30 बजे करीब वो विवेकानंद कॉलेज में अपना समय देंगे, कीमती समय। और उसके बाद में 11:15 बजे के करीब शिव वाटिका में शिव प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद में 11:30 करीब मोती प्लेस में उनका सम्मान समारोह, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम अगर उनका है तो हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त से कार्यक्रम पर आ रहे हैं राज्यपाल
गणेशी लाल जो कि महामहिम है उड़ीसा के। दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की मैं बताऊं तो 10 अप्रैल को भी रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर दोस्तों हिंदू संगठनों द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि राम जन्मोत्सव समिति के नाम से। इस बैनर तले दोस्तों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा भी इसमें शामिल है और अनेकों और भी संगठन इसमें शामिल है, जिसकी रैली जो है वो 10 अप्रैल को होगी। और कल जो रैली 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी वो कल राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ की रैली है। दोस्तों ये भी हिंदू संगठन है और आज एक विज्ञप्ति, एक नियुक्ति भी दोस्तों इस हिंदू संगठन ने जारी की है। राजस्थान प्रदेश के मीडिया प्रभारी के पद पर एक नियुक्ति की है गदरा के युवक की। दोस्तों इसके अलावा जो राज्यपाल का कार्यक्रम होगा उसकी अगुवाई भी ये राष्ट्रीय हिंद स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता है उनके द्वारा की जाएगी, तो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और एक सम्मान समारोह जो मोती प्लेस में होगा वहाँ भी इस राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों कल और परसों 10 अप्रैल को धार्मिक कार्यक्रम भादरा में बड़ी संख्या में आयोजित किए जा रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से और अंतिम चरणों में की जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बता रहा था राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ की आज एक अलग सी वीडियोज हमने डाली है। साफ संदेश में आप जरूर देखिएगा। हिंदू नेता है जो मोहन सिंह राजपुरोहित है, सुरेंद्र मोटसरा है, उनके बयान है, संजय राजपुरोहित है और दोस्तों उनसे वार्ता हुई थी, उनको कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। जरूर ये रोचक एक प्रकार से वार्ता है, जरूर आप इसको देखिएगा। इसके अलावा 10 अप्रैल को दोस्तों 18+ वालों को जो कोरोना की वैक्सीन बनी है उसकी बूस्टर डोज लगनी प्रारंभ होगी और दोस्तों सभी 18+ वालों को बूस्टर डोज प्रारंभ होगी, जिसको प्रिकॉशन डोज के रूप में भी हम जानते हैं। और दोस्तों 9 माह बाद आपने अगर दूसरी डोज लगवा ली है तो उसके ठीक 9 माह बाद ये प्रिकॉशन डोज जो बूस्टर डोज है वो आप लगा सकते हैं और सभी प्राइवेट में सरकारी केंद्रों पर ये डोज आपको उपलब्ध मिलेगी। तो 10 अप्रैल से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्तों हो रहा है और जो विश्व के अंदर दूसरी लहर कोरोना की दोस्तों चल रही है वो कहीं ना कहीं जो पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था उसी वेरिएंट से निकला हुआ कोई अलग वेरिएंट है दोस्तों। विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि भारत में उसका ज़्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लेकर सभी विशेषज्ञों ने संतोष व्यक्त किया है क्योंकि हम तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित होकर बड़ी संख्या में निजात भी पा चुके हैं और तीसरी लहर से हम अब पूरी तरह से उबर भी चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये रही प्रमुख खबर। और इमरान खान के भाग्य का फैसला भी दोस्तों कल होने जा रहा है वोटिंग के साथ और आज इमरान का संबोधन भी था प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। दोस्तों कुल मिला के इमरान खान का ये आज राजनीति में अंतिम दिन हो सकता है क्योंकि उसके बाद में इमरान खान का भविष्य क्या होगा वो अगर पाकिस्तान का इतिहास देखें तो उनके नतीजे कुछ अच्छे ना भी हो ऐसा भी प्रतीत होता है। तो देखते हैं कल जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में इमरान का क्या हर्ष होता है और किस प्रकार से इमरान की विदाई होती है। तो कुल मिला के विदाई उसकी तय मानी जा रही है इमरान खान की। देखते हैं कल क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें दोस्तों बांद्रा के बालाजी कटले में रजवाड़ी दूल्हा हाउस के नाम से एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन 10 अप्रैल को होने जा रहा है। दोस्तों ये नया प्रतिष्ठान जो है वो मोहन सिंह राजपुरोहित का है जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं शिवसेना के भी और वर्तमान में संरक्षक है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के। तो उनकी तरफ से दोस्तों रजवाड़ी दूल्हा हाउस का जो है संचालन किया जा रहा है और उसका शुभारंभ है 10 अप्रैल को। इसके अलावा दोस्तों
मैं आपको बताऊं तो एक नई नियुक्ति जो जारी की है मीडिया प्रभारी प्रदेश राजस्थान की सरजीत सिंह बाकर है ये गद्रा के, और इनका भी अलग से एक वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, वो ज़रूर आप साफ संदेश में देखिएगा। और कल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, कल का दिन जो है वो रामनवमी के उपलक्ष्य में हिंदू जागरण, हिंदू रैलियों का दिन बादरा में होने जा रहा है। इसके अलावा अब जल्दी से हम आपको युद्ध की अपडेट बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन है और दोस्तों लगातार बदस्तूर यूक्रेन के ऊपर अटैक पर अटैक मिसाइलों से किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। दोस्तों आज खास अपडेट में मैं आपको बताऊं रूस की तरफ से, तो रूस ने क्यों 10-12 शहरों से अपनी सेना को बैक कर लिया था, पीछे हट गए थे। उसके बाद में ऐसा लगने लगा था कि ये युद्ध अब समाप्ति की ओर है और जल्दी से इसका जो है युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ये दोस्तों रूस की एक चाल निकली और युद्ध का एक नीति के तहत ये चीज़ें की गई थी। अब जो 2 दिनों से देखा जा रहा है तो दोस्तों ताबड़तोड़ मिसाइलों से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं और पूरे मिसाइल हमलों से यूक्रेन दहल उठा है। और दोस्तों सभी शहरों में लगभग एक बार फिर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं और इसीलिए रूसी सेना को जो तोपों के साथ विभिन्न शहरों में मौजूद थी उनको अब वापस बुला लिया गया और उस क्षेत्र में कई शहरों में जैसे अभी भी तोपों के साथ और थल सेना के रूप में रूसी आक्रमण जारी है, वहाँ मिसाइलों से ज़्यादा अटैक नहीं किए जा रहे, लेकिन जिन शहरों को रूस ने छोड़ दिया था दोस्तों, कीव सहित पीछे हट चुकी थी सेना, वहाँ मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं तो कल दोस्तों एक संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी और उस बैठक में बड़ी संख्या में 150 के करीब देशों ने दोस्तों भाग लिया था और उसमें अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि जिस प्रकार से बुत्सा में यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा नरसंहार किया गया था, जो कि तथाकथित ही हम मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रूस ने इसका बार बार खंडन किया है और रूस ने यह भी कहा है कि इसकी हम हमारे सिरे से जांच करेंगे और पता लगाएंगे, इसका सच सामने लेके आएंगे। ये रूस के विरुद्ध, मॉस्को के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ी चाल है। तो कुल मिला के दोस्तों अमेरिका द्वारा ये प्रस्ताव लेके आया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में और उस प्रस्ताव में ये था कि रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए, बेदखल किया जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका एक प्रकार से होने वाला था रूस के लिए और हुआ भी, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में दोस्तों पूरे देश के 93 देशों ने, प्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और 2/3 बहुमत से ही रूस को इस महासभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता था और वो 2/3 बहुमत दोस्तों मिल चुका था, क्योंकि रूस, भारत सहित 58 देशों ने इसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया था दोस्तों और 24 ऐसे देश थे जिसमें चीन भी प्रमुख है, उन्होंने रूस के नेतृत्व में, रूस के समर्थन में एक प्रकार से विश्वास व्यक्त किया था, उनके समर्थन में वोटिंग की थी। और ये अब माना जा सकता है कि दुनिया अब 2 धड़ों में बंट चुकी है और आप जो 93 देशों का संगठन आप देख सकते हैं जो अमेरिका के पक्ष में रूस के खिलाफ वोटिंग कर गया, वो दोस्तों कुल मिला के अमेरिका के समर्थक देश माने जा सकते हैं। और जो 58 देश तटस्थ रहे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, भारत भी उनमें शामिल है, वो दोस्तों अपने हितों को सर्वोपरि रख के डिसीजन लेने वाले देश है। और ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन भी है, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में देखें तो ये लड़ाई रूस यूक्रेन की नहीं है, हमने बार बार बताया दोस्तों, ये अमेरिका और रूस की शक्ति की लड़ाई है, कौन सबसे पावरफुल देश है। और दोनों ही देशों की आवश्यकता है भारत को तो तटस्थ रुख अपनाना ही था और दोस्तों भारत ने ऐसा ही किया। और जरूर अमेरिकी नेताओं द्वारा धमकियां दी जा रही है, रूस द्वारा भी कहा गया कि जो हमें वोट नहीं देगा वो हमारे खिलाफ समझा जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों भारत अपनी नीतियों पर अडिग है और यही कारण है कि भारत की वैल्यू अभी भी विश्व में बरकरार है। सभी देशों की नज़रें भारत पर है कि भारत का आखिर रुख
क्या होने जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों ये दो धड़ों में जो दुनिया बंट चुकी है उसका आगे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और रूस के समर्थन में जो देश 24 तो खुल कर आए थे और जो 58 देश थे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं रूस के साथ ही नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाना भी उचित नहीं समझा। तो वो रूस के भी बेहद नज़दीकी आप समझ सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखें तो रूस और अमेरिका का पलड़ा दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा हल्का या भारी आपको नजर नहीं आएगा। तो दो धड़ों में दुनिया बंटी हुई है और इसका खामियाजा आगे क्या होगा, और ये युद्ध अगर लंबा चला तो दोस्तों इसकी विभीषिकाएं क्या होगी, और आने वाले समय में क्या ये युद्ध परमाणु न्यूक्लियर युद्ध में, न्यूक्लियर वार में बदलेगा और पूरा विश्व क्या तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आएगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों जो आने वाले समय में आपके सामने आ सकते हैं। और रूस ने दोस्तों इन सारे प्रकरण से ऊपर उठकर आज जो बयान दिया है वो डराने वाला है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करना और उसका नामो निशान मिटा देने की बात कही है पुतिन ने। और दोस्तों वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम पुतिन के साथ हर स्तर पर वार्ता करने के लिए तैयार है। और एक इंटरव्यू के दौरान जो कि रिपब्लिक भारत के एक एडिटर के साथ ये इंटरव्यू साक्षात्कार हुआ था दोस्तों, उसमें ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया और ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि भारत जैसा ताकतवर देश ही हम जैसे देशों को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। और हमें इस वक्त दुनिया में सुरक्षा की गारंटी की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को सुरक्षा की वो गारंटी अभी तक नहीं दे पाया, क्योंकि रूस ने दोस्तों उनके सामने, उनके देखते ही देखते पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, शमशान के रूप में बनाकर रख दिया। उनके शहरों में दोस्तों इस कदर तबाही मचाई कि पूरा यूक्रेन बर्बाद सा नजर आने लगा है। तो कुल मिला के दोस्तों घातक मिसाइलों से अभी भी हमले जारी है। तो ये रही दोस्तों आज की रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज बताएंगे, उसके बाद में दोस्तों उसकी समीक्षा पर आएंगे। तो नोहर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सरसों के भाव 6552, ग्वार के भाव 6221 और मोट के भाव 7351 रहे नोहर में, जबकि चना के भाव 4921 और गेहूं के भाव दोस्तों 2565 रहे, जबकि जौ के भाव 2757 और नरमा के भाव नोहर में 11400 रहे दोस्तों। और इसके अलावा अगर आदमपुर मंडी का जिक्र करें तो जौ 2699, ग्वार के भाव 6200, चना के भाव 4948, नरमा के भाव 11076 रहे। रावतसर मंडी में जौ दोस्तों 2775, चना के भाव 5003, गेहूं के भाव 2100 और तारामीरा के भाव 5063 रहे, जबकि सरसा मंडी में सरसों 6000, नरमा 11760, जबकि कपास के भाव 8200 रहे। एलनाबाद मंडी में सरसों दोस्तों 6363 प्रति क्विंटल के भाव रही और नरमा 11544 का भाव रहा। और कोटा मंडी में सरसों दोस्तों 6775 और गेहूं 2600, जबकि गंगानगर मंडी में नरमा आज 11800 का भाव रहा। इसके अलावा दोस्तों आज मौसम का मिजाज कैसा रहा 8 मार्च से दोस्तों 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर रहा। बहुत हाई गर्मी रही दोस्तों और 43 डिग्री टेम्परेचर के साथ ही आज अब तक का सबसे गर्म दिन रहा आज का। और 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल बिल्कुल नहीं था, रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे। 35 से 41 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा। कल 9 मार्च को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज दोस्तों 40 से लगभग 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो कल भी 43 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 35 से 41 शाम को रहेगा और 20 से लगभग 10 और 15% ही बादल छाए रहेंगे दिन भर और रात्रि को भी। तो इसके अलावा दोस्तों 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, हवाएं तेज चलेगी, आपको मिनी तूफान का सा एहसास होगा और 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को रहेगा। तो अब हम दोस्तों उस विषय पर आते हैं समीक्षा के लिए। दोस्तों आजकल देश का माहौल जो है एकाएक आप बदलता हुआ देख सकते हैं और कुल मिला के दोस्तों इससे ये जो हम समीक्षा करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से 100 कोस में हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि 100 कोस में भाषा और बोली बदल जाती है, उसी प्रकार दोस्तों कुछ वर्षों बाद
जो है ज़माना भी बदल जाता है, महंगाई बदल जाती है, लोगों के नेचर बदल जाते हैं, हमारे हर व्यवहार में कुछ चेंजिंग आती है। और दोस्तों दशक बाद तो एक प्रकार से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। नई चीज़ें जो है वो हमारे सामने होती है, पुरानी चीज़ें हम भी बदल देते हैं, नई चीज़ों का हमारे घर में आगमन होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये नया पुराने का सिस्टम चलता रहता है, लेकिन मनों में, दिलों में दोस्तों किसी को इस प्रकार की कूटता और भेदभाव नहीं रखने चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ एक किसी की लिखी हुई कुछ चंद पंक्तियों से। मैं खुश हूँ कि मेरी कोई बात तो करता है, मैं खुश हूँ कि मेरी कोई बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं, बस एक चोट उंगली पर लगी कि सिग्नेचर बदल जाते हैं। और उसी प्रकार अगर चोट दिल पर लगी तो दोस्तों नेचर भी बदल जाते हैं। दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब ये कि अपने दिलों में कूटता का भाव ना रखें, क्योंकि चेंजिंग तो दोस्तों परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और संसार परिवर्तन से ही चलता है। आज से 20-30 साल पहले जो आदतें, जो हैबिट और जो परंपराएं थी, उनमें से दोस्तों हमारा धर्म भी, अगर धर्म की बात करें दोस्तों, क्योंकि धर्म में बदलाव देखा जा रहा है और एक प्रकार से धर्म की अलग जगाते हुए धर्म के अनुयायी को आप देख सकते हैं, कोई भी धर्म हो वो। तो दोस्तों कहने का मतलब धर्म में भी हम जो पहले परंपराएं सनातन धर्म के हिसाब से या जो मानते थे, पूजते थे, उसमें दोस्तों कितनी भिन्नताएं आई हैं। और जो कुप्रथाएं थी हमारे धर्म में भी, उन कुप्रथाओं को भी हमने छोड़ा है और छोड़ते ही जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कुप्रथाओं का आगे जो आने वाला समय है दोस्तों, कहाँ धर्म के अनुयायी होंगे और कहाँ धर्म का बखान करने का उनके पास समय होगा। दोस्तों आज का आधुनिक युग है, मोबाइलों का युग है, और आज की युवा पीढ़ी तो दोस्तों मोबाइलों में, सोशल मीडिया में ही व्यस्त है। लेकिन ये सोशल मीडिया दोस्तों, इसी के चलते ये क्रांति जो है, ये बदलाव जो है हमारे दिलों में, हमारे मनों में और जो वातावरण में, हमारे सामाजिक परिवेश में और जो राजनीति में हम देख रहे हैं दोस्तों, ये बदलाव इसीलिए आया है। और मोबाइल एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में इसमें भूमिकाएं निभा रहा है दोस्तों। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इस वातावरण का आखिर अंजाम क्या होगा, लेकिन दोस्तों प्रेम, भाईचारा बना रहना चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और कहूँगा, परसों जैसे रामनवमी है और हमारे क्षेत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, दूर दराज नहीं जाने की बजाय पहली बार रामनवमी के उपलक्ष्य पर हिंदू संगठनों द्वारा रैलियां आयोजित की जा रही है दोस्तों। ये जागृति, ये उत्साह, ये उमंग, ये एक प्रकार से क्रांति, ये जागृति कहाँ से आई है दोस्तों? कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित, शोषित अपने आप को समझता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके मन में जब वो खुलापन महसूस करता है या उसकी कोई सपोर्ट करता है, उसके कोई पक्ष में आके खड़ा होता है या उसको कोई जगाता है, तो दोस्तों वो अपने आप फिर सोचने लगता है, उठ खड़ा होता है और अपनी चिंताएं करता है। क्योंकि पहले जो चीज़ें हमारे सदियों से चली आ रही थी या वर्षों से चली आ रही थी या दशकों से चली आ रही थी, वो अनवरत जारी थी। उसमें सुधार की गुंजाइश है ना तो हमने महसूस की, ना भी कोई मतलब समाज का और जो परिवेश है उसकी कितनी कोई रिक्वायर्ड थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जिस प्रकार से अपराध बढ़ते गए, जिस प्रकार की घटनाएं होती गई, उस घटनाओं का जिक्र और दोस्तों इतिहास से लेकर इन सभी चीज़ें दोस्तों इसमें बराबर की भागीदार है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आने वाला जो समय है वो बहुत ही सोच समझकर चलने वाला, सोच समझकर बोलने वाला, और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर सोच समझकर देखकर भली बाती
परख कर बोलना और समझना और कुछ भी पोस्ट डालने से पहले 100 बार उसके लिए सोचने का समय है दोस्तों। तो सोच समझ कर करने का समय है। और हमारा देश दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में सभी धर्मों को अपनी अपनी बातें कहने का हक होता है और सभी लोकतंत्र में दोस्तों आज़ाद होते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र में होती है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात हमारे देश के लिए तो ये भी है कि दोस्तों हम धर्मनिरपेक्ष देश में निवास करते हैं। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा और समझा जाता है और उनकी आज़ादियों को सुनिश्चित इसमें किया जाता है और हम एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है दोस्तों। विश्व में ऐसी आपको किसी अन्य देशों में आज़ादी और स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो हम अपने जिस प्रकार से राज्य सरकार हो या दोस्तों भारत सरकार हो, अपने हिसाब से जो सरकारें बदलती है तो दोस्तों एक प्रकार से विचार भी बदल जाते हैं और अपना एजेंडा जो भी पार्टियां होती है वो अपना एजेंडा वहां चलाती है जहां उनकी सरकार आई है। तो दोस्तों ये मैं किसी पार्टी का नाम तो इसमें लेना उचित नहीं समझता क्योंकि दोस्तों सभी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं और जो दोस्तों विचारधारा बड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या के लोग निवास करते हैं दोस्तों उनकी संबंधित राज्यों में सरकारें बनती है। ये तो एक सीधा सा सिंपल सा मेथड है और जहाँ ज़्यादा आपको समर्थक मिलेंगे वहीं आप राज कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से जो है वो अपने एजेंडे थोपती है और अपना घोषणा पत्र जो बनाते हैं दोस्तों उसी अनुरूप उन पार्टियों को काम भी करना पड़ता है। और सही पूछो तो उन घोषणा पत्रों के बलबूते ही वो चुनाव में फाइट करते हैं, जीतते हैं। अर्थात जो घोषणा पत्र में पार्टियां लिखकर चुनाव प्रचारों में जो अपने एजेंडे लोगों के बीच में रखती है दोस्तों उन्हीं पर लोग जो है वो वोटिंग करते हैं और सरकारों को चुनते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें वर्तमान में हो रही है और हिंदू मुसलमान की एक प्रकार से बातें हो रही है, सिंसताक की बातें हो रही है और कुल मिला के एक दूसरे को लड़वाने की बातें हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये सभी धर्मों का देश है और इसकी खूबसूरती भी यही है कि हम सभी एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं और धर्मनिरपेक्ष होने का यही एक बहुत बड़ा फायदा भी है दोस्तों। सभी को आज़ादी है लेकिन कोई यहाँ विशेष नहीं है दोस्तों। जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो बहुतायत है, वो दोस्तों वो भी बराबर है और जो कम संख्या के हैं वो भी बराबर है। लेकिन अगर कम संख्या के लोगों को आप ज़्यादा महत्व देंगे तो फिर ज़्यादा संख्या वाले लोग इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसका मनन भी अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से लाउड स्पीकरों की और डीजे की आदि की अनुमति इन हिंदू संगठनों को नहीं दी गई है दोस्तों, इन हिंदू संगठनों के नेताओं द्वारा इस पर ऐतराज़ भी जताया गया है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इसमें जो है बराबर की भागीदारी निभानी चाहिए। सभी धर्मों को अपना अपना राइट है, अपने धर्म का प्रचार करने की छूट है। लेकिन अपनी बात में इन दो पंक्तियों के साथ विराम दूंगा अपनी बात को दोस्तों। कुल मिला के किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने मन के मालिक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, हम जिसे चाहे वोट दे सकते हैं, हम जिस पार्टी को चाहे चुन सकते हैं, हम जो भी विचारधाराएं रखें। लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर जो हमारी संप्रभुता है, राष्ट्रीयता है, देश है, उसको हम कतई ना भूलें, हमारी मिट्टी को ना भूलें, हमारे धर्म को ना भूलें। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार आप जरूर करें लेकिन एक दायरे में दूसरे धर्म का अपमान करते हुए आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको छूट है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कौन आपको रोकता है। लेकिन मैं तो चंद पंक्तियां यही आपको कहूँगा दोस्तों कि अपने बारे में किसी पीर से ना पूछो, अपने बारे में किसी पीर से ना पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, कुछ देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। दोस्तों इसी के साथ आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।